नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में आरोपित नवनीत कालरा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरता दिखाई दे रहा है। तेजी से बदलते घटनाक्रम में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के मामले में अब आरोपी नवनीत कालरा के खिलाफ में ईडी ने भी मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। इसमें गंभीर धाराएं लगाई जाती है। आपको ये भी बता दें, नवनीत कालरा फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू से 1 जून से राहत मिलने लगेगी। धीरे धीरे जिलों को खोलने की तैयारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दिए हैं। अभी भोपाल सहित प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना वायरस रोकने के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम शिवराज ने आज बड़ा संकेत दिया है। उज्जैन में कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा 1 जून से जिलों को कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। साथ ही हालात को देखते हुए जिलों को धीरे धीरे अब खोला जाएगा। केरल में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 प्रमुख जिलों की सीमाओं को सील करने के साथ ही पाबंदियों को और भी कड़ा कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और साथ ही मल्लापुरम जिलों में वायरस के व्यापक प्रसार पर लगाम कसने के लिए अधिकतर सड़कों को यहां पर बंद कर दिया। पुलिस ने प्रमुख सड़कों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। वहीं पर तिरुवनंतपुरम ने भी पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करा रही है। जगह जगह वाहनों की जांच भी की जा रही है। यूपी की बात करते हैं, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू स्थापित किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर सीएम योगी की ओर से कहा गया है कि 50 बेड आईसीयू और 50 बेड ऑक्सीजन से युक्त होने चाहिए। वहीं पर मेडिकल कॉलेजेस में पीकू वार्ड गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी स्थापित पीकू वार्ड के मॉडल पर विकसित किया जाए। साथ ही आपको बता दें, इंसेफ्लाइटिस के विरुद्ध में प्रभावी संघर्ष के लिए बस्ती और गोरखपुर मंडलों के प्रत्येक जनपद में 15-15 बेड के पीकू यहां पर विकसित किए गए हैं। इन्हें पूरी तरीके से कार्यशील रखा जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, जनपद बस्ती और गोरखपुर की 2-2 सीएससी पर पीकू स्थापित किए गए हैं, उन्हें भी कार्यशील रखा जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर एक बस नीचे गिर गई, जिसमें 16 लोग सवार थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि किसी को गंभीर चोटें यहां पर नहीं आई है। आपको ये भी बता दें कि एक रिक्शा चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई, जिसको लेकर डीसीपी कानपुर अनूप सिंह ने बताया है कि एक मिनी बस में 16 लोग सवार थे। टाटमिल से घंटाघर की तरफ फ्लाईओवर से बस अनियंत्रित होकर गिर गई। किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। मिनी बस है जो कि मां अंबे बस सर्विस की बस है। इसमें करीब 16 लोग सवार थे। ये बस टाट मिल से जो घंटाघर की तरफ फ्लाईओवर है उससे अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गई। इसमें करीब टोटल 16 लोग सवार थे। सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। मौके पर एम्बुलेंस भी बुला ली गई है, लेकिन कोई आदमी बहुत गंभीर रूप से हॉस्पिटलाइज होने वाली स्थिति में नहीं है। जो प्राथमिक उपचार था वो सभी को दे दिया गया है। मौके पर हम लोगों ने पूरी तस्दीक कर ली। कोई भी आदमी अभी बस में फंसा हुआ इस तरह का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हरदोई में जब मुश्किलें सामने आती है तो
आदमी अपना रास्ता खुद बना लेता है। कुछ ऐसा ही किया है हरदोई के आशा नगर की सावित्री देवी ने, जहां 60 साल के ऊपर की उम्र और कबाड़ बीनकर रिक्शा चलाकर अपना और अपने पति का भरण पोषण करने वाली महिला के जज्बे को हर कोई यहां सलाम कर रहा है। रात में अक्सर बुजुर्ग महिला की ओर से खुद ही रिक्शा चलाकर अपने ही रिक्शे से कुछ सामान ले जाते देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। आप भी सुनकर थोड़ा हैरान जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हौसला बुलंद महिला रिक्शा चलाकर कबाड़ बीनकर अपने और अपने पति का पेट पालती है। सावित्री ने यह भी बताया कि रिक्शा चलाना उसकी मजबूरी है। कबाड़ भी नहीं आते वही जाते 3-4 सही को लड़का है। रिक्शा कब से चला रही हैं आप? वही को भैया साल भर वो और साल भर वैसे दूसरे मोड़ पर ले जाते थे। मोड़ पर अब जहाँ रखे थे फिर जाते तो कबाड़ी खा लेते थे। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? कमान है कोई नहीं। कौन कौन है घर पे? हमें 2 लोग हैं, 2 बिटिया दीदी की शादी। आप तो मास्क जैसे सब लोग लगाए घूम रहे हैं। हाँ, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? और डेढ़ काल फिर खाई वो खा नहीं तो मास्क लगाने में डरने के मास्क तो है। हम अब बिटिया में लौटे आते सर तब लगाए थे हम घर में रख के आज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर बुधवार को हुई बरसात के बाद में कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। और इस कड़ी में दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में भी रेलवे अंडरपास के नीचे जलभराव हो गया है। और इस दौरान जलभराव में गाड़ियां भी वहां पर फंस गई, जिसकी वजह से पुल और साथ ही बदरपुर जो पुल आपस में जुड़ते हैं वहां पर एमबी रोड की ट्रैफिक और भी बाधित हो गई है। अंडरपास के नीचे 6 से 7 फीट जल भराव है। इस जल भराव की वजह से गाड़ियां फंस गई और गाड़ी फंसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी था कम था, मतलब यहाँ पर फंसा था कुछ दूरी पे, टहल के गया था वहाँ पर झूला मार। आपको अंदाजा नहीं लगा कि यहाँ पानी लगा होगा? नहीं, थोड़ा पानी कम था जब, फिर थोड़ा बढ़ गया पानी। ऐसे कितना फीट पानी है? पानी होगा 7 फुट। 7 फुट। सोनीपत के गन्नौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। एक तरफ जहां पर स्वास्थ्य विभाग राहगीरों की सैंपलिंग कर रहे हैं, तो बिना मास्क पहने लोगों के पुलिस चालान भी काट रही है। वहीं दूसरी तरफ बेवजह और बिना मास्क के निकल रहे लोगों की सैंपलिंग की जा रही है, ताकि ऐसे लोगों की समय रहते बीमारी पता चलने पर उन्हें उपचार दिया जा सके। वहीं पर पुलिस भी लगातार नाकेबंदी करके लोगों के चालान काट रही है। जो लोगों का आना जाना है उनका कोरोना टेस्ट करने के लिए, और हम खड़े हैं चलान के लिए, ताकि पब्लिक घर से बाहर ना निकले और उनका सेफ रहे घर में। जी, मास्क के चलान भी कर रहे हैं। कितने का चलान किया जा रहा है? 500 रुपये का। तो हम पब्लिक को रोक के उनका कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। अब भाई इसमें ये ज़्यादा ना फैले कोरोना इसमें आने के बाद, तो ये अपने घर में सेफ रहे। इससे क्या है, किस तरह क्या लोग ज़्यादातर तो भाई यही है कि भाई ज़्यादातर अपने घर के अंदर सेफ रहें। वहाँ हॉस्पिटल में जाने की बजाय ये यहाँ करवाने में इसमें और भी फायदा है हमें। भाई साथ के साथ हमारे चलान भी कटते रहे और इनका ये कोरोना टेस्ट भी हो जाए। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित में डीएपी खाद के कट्टों की कीमत में कमी करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से अब किसानों को डीएपी का एक कट्टा 2400 रुपए की बजाय में 1200 रुपए में मिलेगा। वहीं पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि कोविड के वक्त में मोदी सरकार ने किसानों को कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भारत के किसानों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार ने कल एक अभिनव फैसला किया और देश के लाखों करोड़ों किसानों को एक नई सौगात दी, एक नई संबल दिया। सब जानते हैं कि डीएपी का कट्टा किसानों के लिए 2400 रुपए का उपलब्ध होता था। अब भारत की सरकार ने खाद पर फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के अंतर्राष्ट्रीय बढ़ते हुए दामों के बावजूद 140% की सब्सिडी देके ये तय किया कि अब किसानों को डीएपी का कट्टा
1200 रुपए का मिलेगा। इस पर भारत की सरकार 14,775 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ज्ञात रहे कि 80,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी के तौर पर खर्च करती है। ये दूसरा ऐसा ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले 20,000 करोड़ रुपए किसानों के हक में पीएम किसान निधि के सम्मान के नाते किसानों के खातों में सीधे दिए गए हैं। कोरोना के संक्रमण काल में किसानों को दी जा रही इस तरीके की सहूलियत से भारत की खेती समृद्ध होगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत देगी। इसके लिए मैं राजस्थान की ओर से माननीय प्रधानमंत्री। भरतपुर में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गीय आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को दुख सहने का संबल प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का रात को 12 बजे उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और केंद्र के अंदर कई विभागों में मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी और मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में उनके नेतृत्व में की। पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर देश भर के नामी गिरामी लोगों ने दुख व्यक्त किया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकुमार वर्मा ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन का समाचार सुनकर बेहद दुख हुआ। देश राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा और बिहार के रहे पूर्व राज्यपाल पूज्य श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन के समाचार अत्यंत दुखदायक हैं। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहते हुए देश और प्रदेश की निस्वार्थ भावना से सेवा की और विशेष रूप से गरीब, शोषित, मजदूर और किसानों के हितों को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। मैं व्यक्तिगत रूप से अत्यंत दुख इसलिए महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ में उनके केंद्र के स्तर पर भी, राज्य में भी सामाजिक सरोकार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती थी और मैं उनसे मार्गदर्शन भी लेता था। निश्चित है कि मुझे भी ये क्षति प्रदेश और देश के साथ हुई है तो अत्यंत दुखदायी है। मैं इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे तथा संतप्त परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं उनको अपना नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है, जिससे पूरे प्रदेश में दुख की लहर देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी शोक संवेदना व्यक्त करी है। उन्होंने कहा है कि जगन्नाथ पहाड़िया का निधन होना राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति है। राजस्थान के दलित परिवार में पैदा होने वाले वो पहले नेता रहे हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक प्रदेशवासियों की सेवा के लिए विभिन्न संवैधानिक पदों को सुशोभित किया। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया जी का स्वर्गवास होना राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति है। एक गरीब और दलित परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति ने अपने कर्म शक्ति के आधार पर और पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण से उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद भी सुशोभित किया और राज्यपाल भी रहे और लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में कोई दलित परिवार में पैदा होने वाला ये पहला नेता है जो इतने लंबे वर्षों तक एक जनसेवक के रूप में काम करते हुए राजस्थान को बहुत कुछ दे गया। और सबसे बड़ी जो
मुझे जो उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा व्यक्ति होते हुए भी जिस प्रकार से अपने से छोटे विधायकों को भी आदर और सम्मान देते थे, वास्तव में उनका जाना राजस्थान के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सब लोगों को भी ये सीखने का ईश्वर मौका दे कि वास्तव में व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, और वो पहाड़िया जी ने करके दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की ओर से करवाए जा रहे वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने हमला बोला है। रामलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया हुआ है, इस अभियान के अंदर भी कई प्रकार की कमी है। उन्होंने ये भी बताया है कि वैक्सीन रोजाना नहीं लगाई जा रही और वो भी 3-4 दिन के बाद सेंटर्स पर वैक्सीन भेजी जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के चलते वैक्सीनेशन के अभाव में है। घंटों इंतजार करने के बाद भी निराश होकर ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ रहा है। तरफ से वैक्सीनेशन का जो अभियान चला रखा है, उस अभियान के अंदर भी कई प्रकार की कमी है। पहली बात तो ये कि वैक्सीन हर दिन नहीं लग रही, वो भी 3-4 दिन के अंतराल के बाद में वैक्सीन आती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि आज वैक्सीन आएगी और आज मेरा टीकाकरण होगा, लेकिन 4-5 घंटे लाइन में लगने के उपरांत भी वो निराश होकर ही लौटते हैं। और उसका प्रमुख कारण ये है कि जयपुर जैसे शहरों के लोग भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्र की जो PSC CSC के ऊपर जहाँ टीकाकरण का सेंटर बना हुआ है, उस सेंटर के ऊपर आते हैं, अपना मोबाइल के अंदर जो आईफोन के मोबाइल स्मार्टफोन लेकर आते हैं, उनके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं और उससे टीका लगा के वापस रवाना हो जाते हैं। एक और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी कोरोना की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ टीकाकरण के अंदर भी लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है और टीकाकरण का लाभ भी गांव के लोगों को नहीं मिल रहा। मैं चाहूंगा कि सरकार कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसे लोगों को तो रोके जो लोग सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण के उनका हक जो था उस हक के ऊपर भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जैसलमेर में नाचना के पास में साकड़िया गांव में लूटपाट का मामला सामने आया है। देदासरी गांव के रहने वाले बकरा व्यापारियों के साथ मारपीट की गई है। साथ ही उनका पहना हुआ सोना समेत 2 लाख रुपए की लूट यहां पर की गई है। वहीं पर अब बकरा व्यापारियों ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। मैं आया नाचने, मेरा भाई सिकंदर और साथ में वो आए थे रिश्तेदारों के पास और उसमें हम लोग के रिश्तेदारों मिलकर आकर के भेड़ बकरी खरीदते, उसके पास पैसे थे और ये साकड़ी गांव में पास पुड़े के पास टंकी है, टंकी के पास आगे के 10-12 आदमी थे, उससे रोकी नहीं गाड़ी और आगे 4-5-10। जयपुर जिले के बस्सी इलाके के सांभरिया गांव से बाड़ा पदमपुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित ढूंढ की पुलिया टूट गई है। जयपुर में आई तेज बरसात के कारण नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से पुलिया टूट गई, जिससे आधा दर्जन गांव का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। आपको ये भी बता दें कि इस पुलिया का निर्माण कार्य चालू था, लेकिन वक्त पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। जयपुर जिले के प्रभारी सचिव और साथ ही जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिविटी रेट के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। पंत ने बुधवार को जयपुर विकास प्राधिकरण भवन में आयोजित बैठक में जयपुर जिले में कोरोना नियंत्रण की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को माइक्रो लेवल पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, उनकी ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शहरी क्षेत्र में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर टीमें बनाकर सर्वे करने के कार्य में और भी तेजी लाई जाए। साथ ही जिले में कोविड सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
कुंभलगढ़ में उपखंड अधिकारी और आयुर्वेदिक विभाग के निर्देश के बाद में आसपास की पंचायतों में काढ़े का वितरण किया गया। प्रत्येक घर में आयुर्वेदिक दवाई के रूप में सभी मेंबर्स को यहां पर 3 से 4 बार काढ़ा पिलाया गया। आपको बता दें कि ये आयुर्वेदिक काढ़े की सबको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिलाया जा रहा है, जिसमें कि करीब 10,000 लोगों को इसका फायदा मिला है। वहीं पर काढ़ा बनाने में कई मंडल के लोगों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत अलवर के शाजापुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तो आंदोलन को 6 महीने ही हुए हैं, ये आंदोलन अभी और भी लंबा चल सकता है। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन ने हमें एक सीख दी है कि एकजुटता किस तरीके से रखी जाए। इसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया कि ताउते तूफान कई हिस्सों में आया, लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात गए। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री है, उन्हें सभी प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए और फंड देना चाहिए। इतना नुकसान तो हो ही जाता है, फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। यहाँ क्या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही, पक्के की दीवार ढहेगी, रोज पिलर टूट के बांस है, फिर अपना बांध देंगे। हिसार में जो हुआ ठीक नहीं हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू स्थापित किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर सीएम योगी की ओर से कहा गया है कि 50 बेड आईसीयू और 50 बेड ऑक्सीजन से युक्त होने चाहिए। वहीं पर मेडिकल कॉलेजों में पीकू वार्ड गोरखपुर KBRD मेडिकल कॉलेज में स्थापित पीकू वार्ड के मॉडल पर विकसित किया जाए। साथ ही आपको बता दें, इंसेफ्लाइटिस के विरुद्ध में प्रभावी संघर्ष के लिए बस्ती और गोरखपुर मंडलों के प्रत्येक जनपद में 15-15 बेड के पीकू विकसित किए गए थे। इन्हें पूरी तरीके से कार्यशील रखा जाए। जनपद बस्ती की गोरखपुर की 2-2 CSC पर पीकू स्थापित किए गए थे, उन्हें भी कार्यशील रखा जाए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर तमाम सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो लगातार लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपनाया जाए और उसके बाद में कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोका जाए। उसी को लेकर कह सकते हैं कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से लगातार हर कोविड सेंटर का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, वो सब देखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर किसी भी कोविड सेंटर में यहाँ पर दवाइयों की कमी मिलती है तो उसको भी जल्द से जल्द यहाँ पर दुरुस्त करने के लिए और दवाइयाँ सप्लाई करने के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए जाते हैं। अब अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि जितने भी राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी में ICU बेड उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि आसपास के एरिया में अगर कभी कोई कोविड पेशेंट यहाँ पर मिलता है और अचानक से उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में, या कह सकते हैं जहां पर ICU बेड या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद है, वहां वो नहीं जा सकता, तो एटलीस्ट राजकीय अस्पताल में भी ICU बेड होने चाहिए।